ऑनलाइन गेमिंग भारत में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। investindia.gov.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू में 28% का इजाफा हुआ और ये $1.2 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि अगले साल यानी 2024 तक इसके $1.9 बिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐप डाउनलोड करने के मामले में भारत सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मार्केट है। देश में 400 मिलियन से ज़्यादा गेमर्स और 500 से ज़्यादा गेमिंग स्टूडियो हैं। ऑनलाइन गेमर्स का सबसे बड़ा वर्ग बच्चे और युवा हैं। गेमिंग के आदी युवाओं में निगेटिव इफ़ेक्ट देखा जाने लगा है। वे नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, मोटापा, डिप्रेशन, थकान, लैक ऑफ मोटिवेशन, सुसाइडल थॉट्स और चिड़चिड़ेपन के शिकार होने लगे हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी की इंडस्ट्री भी खूब फल फूल रही है। भारत में कई ऑनलाइन कैसीनो हैं जिनके माध्यम से करोड़ों रुपए का वारे न्यारे होता है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होने की वजह से लोग आसानी से इसके शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग के भी साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के हैं। फ़र्क ये है कि इसे ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग खेलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के दुष्प्रभाव को लेकर बुधवार को लोकसभा में सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर सतर्क है। उन्होंने केंद्रीय कानून बनाने पर भी जोर दिया। आइए देखिए किसने क्या कहा। बहुत बार इस प्रकार के जो सट्टेबाजी है या जुआ है वो अवैध नहीं होता है, वो बाकायदा मान्यता प्राप्त है। और जैसा बताया भी है माननीय मंत्री जी ने कि प्रदेश की सरकारों को इस संबंध में अधिकार प्राप्त है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मेरे खुद के संज्ञान में है, कि इसके आकर्षण में फंस करके कोई बड़े बड़े जो स्टार हैं विभिन्न क्षेत्रों के, क्रिकेट के, फिल्म के इत्यादि इत्यादि, इसका प्रचार करते हैं, तो उसके आकर्षण में फंस करके, लत में फंस करके नौजवान पीढ़ी भी इस जुए के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और बाद में निराश होकर वो आत्महत्या का इस प्रकार के कदम उठाती है। मेरा ये प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ कि बेशक वो साइबर अपराध के अंदर न भी आता हो, तो क्या इस प्रकार की कोई गणना, क्या कोई हिसाब, कोई रखने की कोशिश है कि इस प्रकार के डिप्रेशन में जाकर के जो आत्महत्या करते हैं उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास है? माननीय अध्यक्ष जी, ऑनलाइन गैम्बलिंग और इलीगल बैटिंग का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे सामाजिक परिस्थितियों में जिस तरह से डिजिटल का प्रभाव है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। उन नुकसानों में से एक ये भी है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में एज़ पर द 7th शेड्यूल लिस्ट 2 बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है। करीब करीब 19 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था उस एक्ट की जगह नए अपने खुद के एक्ट बनाए और करीब 17 स्टेट्स हैं जो कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करके आज गैम्बलिंग ऑनलाइन वाले गेमिंग और गैम्बलिंग को दोनों को रेगुलेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल की दुनिया में स्टेट की बाउंड्रीज़ का कोई मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स विषय को किस तरह से आगे लेके जाएं। अच्छा, इसमें कोर्ट्स का भी बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है। एक ही गेम को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गेम ऑफ चांस है, कोई दूसरा कोर्ट कहता है ये गेम ऑफ स्किल है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स बनाई। उसने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में एक क्लियर डिसीजन लिया गया कि सेंटर के लेवल पे भी एक रेगुलेशन की ज़रूरत है अध्यक्ष जी। इसीलिए अभी हाल ही में इंटरमीडिएरी रूल्स के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक फर्स्ट स्टेप लिया गया है रेगुलेशन का, और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार उसके बारे में सजग है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज़, इस पे कंसेंसस बनना चाहिए कि इस एंटायर सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मोबाइल या इंटरनेट, इसका जो नशा है, इसके संबंध में पूरा देश चिंतित है। और ये जो ऐप्स हैं जिनमें ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, अधिकांश चाइना की हैं।
तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके विचार विमर्श किया है। मैं बस खाली यही जानना चाहता हूं उसका कब तक परिणाम आएगा, और इस रोक से गैम्बलिंग चले, वो जो वो सरकार की, प्रदेश सरकार की नीतियां वो उस पर निर्णय करें वो, परंतु केंद्र के स्तर पर जिसमें सीमाएं नहीं, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि प्रदेश की कोई सीमा नहीं है, इस पर रोक लगाने का कोई विचार आगे है, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हमारी जो कानून की व्यवस्था है उसके अंतर्गत समय समय पे कई ऐसे ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लिए गए जो कि आप सब विदित हैं उसके बारे में। साथ ही साथ जैसा माननीय सदस्य हमारे सीनियर मेंबर साहब ने कहा कि कई बार जैसे फिल्म के हीरो जो सोसाइटी में जिनको लोग बहुत मानते हैं, वो लोग जब इसका प्रचार करते हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी भी इशू की है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट आए उस एडवर्टीज़मेंट को ढंग से पेश किया जाए, जिससे कि हमारे जो यूथ पे इसका एडिक्टिव इफेक्ट है वो ना पड़े। ये वाकई चिंता का विषय है ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का। इसके ऊपर सीरियस रेगुलेशन और बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सरकार एकदम क्लियर है। और जैसे ही राज्य सरकारों के साथ कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा तो मेरा मैंने एक प्रोफेशनल मत ये रहेगा कि इसके ऊपर एक सेंट्रल एक्ट भी आना चाहिए। Mr. Speaker, sir, there is an inherent contradiction between the minister's answer to Lok Sabha and the actions of his ministry. Now, in the answer, he's laid the entire onus on proscribing online gambling on the state governments. You know, he's quoted articles of the Constitution, entry 34 of the state list. He's quoted Article 162. He's quoted the Criminal Procedure Code. Now, my question is that if proscribing online gaming is the responsibility of the state governments, which even the Law Commission in its 2018 report alludes to, then how is it that your ministry has issued draft rules? You know, the last date was 25th of January in order to proscribe online gaming. Where, from which entry in the union list do you actually draw the authority then to issue those draft rules if the entire responsibility falls to the remit of the state government? And may I, Mr. Speaker, sir, with your permission, also add, if you read the definition of online gaming in the draft rules, that is QA, there is no distinction between online gaming and online gambling. So therefore, either government needs to tell this House that it does not have the powers under the Constitution to do it, or the government needs to make it very clear under which entry of the union list it is drawing the power. And number two, Mr. Speaker, sir, you've issued the draft rules, but even in the draft rules, the fundamental issue that you alluded to earlier in your answer, how do you make a distinction between a game of skill and a game of chance has not been answered. सर, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में कोर्ट्स भी आज एक ही विषय पे अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस विषय की दुनिया में अगर आप देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ग्रैपलिंग व्हाट इज द राइट वे टू रेगुलेट इट। ऐसे में गवर्नमेंट इज टेकन द राइट फर्स्ट स्टेप बाय ट्रीटिंग द ऑनलाइन गेमिंग apps and websites as intermediaries and brought them under the first step of regulation under the Intermediaries Act. I think that's a very good first step, and as we create more consensus with the state governments, as I've said, I think that yes, we should have a central law on this, and the regulation has to be very strict because the society is impacted by addiction to online games and especially by online gambling. Sir, the Tamil Nadu Prohibition, Online Gambling and Regulation of Online Games Bill 2022 stays with the present Governor, Honorable Thiru R.N. Ravi, awaiting assent. Over 40 youths have died so far in Tamil Nadu since the gaming ban bill was not passed in assembly but waiting for the assent. Now my question is, how does the government propose to ensure that the bill actually ends up seeing the light of the day? Does it also intend to ensure that other states also bring up their own legislations until a common legislation is brought forth by the union government? Honorable Speaker, sir, already 19 states and UTs have passed their own laws.
17 states have actually amended the Public Gambling Act and introduced the online gambling elements within that Public Gambling Act. If there is something which is happening in a particular state, I don't think this House should be commenting on that. We should, what my point is that we as very responsible lawmakers should come with a consensus, and we should then have a central act which basically has been created, has been drafted in consultation with everybody, and that central act should be effectively regulating the online games and online gambling. क्वेश्चन नंबर 93 क्लब किया जाता है श्री के मुरलीधरन। माननीय मंत्री जी, The table of the House. நான் நினைச்சேன் அதை தான் நீங்களும் கேட்பீங்க. We are ready to make a central law. Sir, this law, online gaming process, is a threat to the humanity, sir. Even yesterday, in my state, Kerala, one lab assistant was committed suicide only because he lost everything for this online gaming. So, I request the Honorable Minister whether the central government should introduce a central law to control on this online gaming in all over India. Yes, the central government is very seriously concerned about the impact of online gaming and gambling on the society. And as I have mentioned, since this is a very complex legal issue on which all the lawyers are grappling what is the right way to regulate it, as we have consensus with the state governments, definitely I believe that central government should come up with a proper law, and there has to be very, sir, this is part of the list 2 state list. I have said it in very long detail, sir. You are also very, you understand law. So it's very important that we create that consensus and then we come to the parliament, sir. ये अच्छी बात है कि सरकार ने स्वीकार किया कि समाज ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का शिकार हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस संबंध में वो जल्द से जल्द कानून बनाए। इससे देश और समाज का ही भला होगा। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।